नमस्कार साथियों, कैसे हैं। कोरोना वायरस जो है उसके दौरान थोड़ी समस्याएं तो जीवन में आ रही होंगी, लेकिन समस्याओं का हमें डटकर मुकाबला करना है। और गुड न्यूज़ जो है वो ये है कि भारत में जो रिकवरी रेट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और राजस्थान में तो ये बहुत ही बेहतर है। अब देखिएगा, हमें जो कोरोना है उसके साथ में जीना धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना इससे घबराएंगे उतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे मृत्यु हुई हैं वो आपके कुछ लोगों की घबराने से हुई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, मानसिक रूप से मजबूत रहें, हर समय इसी के बारे में विचार नहीं करें। और जल्दी ही हमारे एजुकेशन सिस्टम जो भी हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। चाहे स्कूली एजुकेशन देख लें आप, कॉलेज एजुकेशन देख लें, या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनकी हम बात करें तो जुलाई अगस्त तक ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की इच्छा भी है कि हम ऑफलाइन क्लास में कब से पढ़ना स्टार्ट कर पाएंगे, तो वो समस्याएं भी जल्दी आपकी दूर होने वाली हैं। इसलिए इतने समय में आप जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से आप तक अलग अलग जो क्लासें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं, उनका आप पूरा लाभ प्राप्त करें। तो मैं श्रीराम बुकर माइंड कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। और हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनके बारे में, तो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं उनके बारे में बात की थी। 2004 तक हम पहुंच चुके थे। अब हम नेक्स्ट हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री हैं 13वें नंबर के, और वो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं इनका कार्यकाल देखिएगा 2004 से लेकर 2014 तक, 2004 से 9 और 9 से 2014 तक ये देश के क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। तो देखिएगा, राज्यसभा से बनने वाले देश के कौन से चौथे पीएम? राज्यसभा से बनने वाले देश के चौथे पीएम हैं। तो देश में आज तक 4 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा से पीएम बने। हमने शुरुआत में भी बात की थी। तो पहले जो हैं वो कौन हैं? तो वो इंदिरा गांधी हैं। दूसरे कौन हैं? एचडी देवगौड़ा हैं। तीसरे कौन हैं? इंद्र कुमार गुजराल। और चौथे जो हैं वो कौन हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपको पता होगा जब ये पीएम थे उस समय असम से राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन ध्यान रहे कि वर्तमान में ये आपके संसद के सदस्य हैं और वो राज्यसभा के ही सदस्य हैं। और कहाँ से हैं? राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका पीएम के रूप में आज तक क्या है? तीसरा सर्वाधिक कार्यकाल। पीएम के रूप में इनका आज तक तीसरा सर्वाधिक कार्यकाल है। तो पहला जो पीएम के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल है वो किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। दूसरा जो है वो इंदिरा गांधी का है। और तीसरा जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि देश में निर्वाचित पीएम के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल है वो किसका है, तो वो किसका होगा? इंदिरा गांधी का होगा, 15 साल के लिए। निर्वाचित पीएम के रूप में दूसरा सर्वाधिक जो कार्यकाल है वो किसका है? कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें। देखिएगा, निर्वाचित पीएम के रूप में दूसरा जो सर्वाधिक कार्यकाल है वो है किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। क्योंकि 1952 से लेकर 1964 तक वो देश के क्या रहे? निर्वाचित पीएम के तौर पे रहे।
तो लगभग 12 वर्ष हो जाते हैं, इसलिए इस 10 वर्ष से वो ज़्यादा है। वे कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। और आपके कैसे भी पूछे, चाहे निर्वाचित देकर पूछे चाहे सीधा पूछे, तो तीसरा जो सर्वाधिक कार्यकाल वो किसका है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि देश के एकमात्र ऐसे पीएम, देश क्या है? एकमात्र ऐसे पीएम है जो आपके पीएम बनने से पहले आरबीआई के क्या रहे? गवर्नर रहे थे। आरबीआई के क्या रहे? गवर्नर रहे थे। तो प्रश्न आ जाता है कई बार एग्जाम में कि देश का ऐसा एकमात्र व प्रथम जो पीएम बनने से पहले आरबीआई में गवर्नर रहे, वो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप सभी को पता होगा कि ये क्या है? एक अर्थशास्त्री है। क्या है ये? देश क्या है? अर्थशास्त्री हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं, इनके समय की एक घटना देखिएगा। 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 को इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी योजना, और वो कौन सी? नरेगा योजना। नरेगा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो इन्हीं के समय हुई थी, और ये विश्व की आज तक की सबसे बड़ी योजना है। इसकी शुरुआत कब हुई? 2 फरवरी 2006 को। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश से। कहाँ से हुई? आंध्र प्रदेश से। और उस समय इसे देश के 100 जिलों में लागू किया गया था। और आपके 1 अप्रैल 2008 से, कब से? 1 अप्रैल 2008 से इसे संपूर्ण देश में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा योजना का नाम महात्मा गांधी से जोड़ते हुए क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। और देखिएगा वर्तमान में आपके लोगों को एक जो रोजगार है वो दिया जा रहा है बहुत बड़े स्तर पर। वो किसके माध्यम से दिया जा रहा है? नरेगा के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके बाद में कुछ और घटनाएं हैं इनके समय की, उनकी भी हम बात करते हैं। देखिए बात है 2008 की। 2008 में क्या हुआ? अमेरिका जो देश है, इसके साथ असैन्य परमाणु समझौता संपन्न किया गया। कौन सा समझौता? असैन्य परमाणु समझौता। कब? 2008 में। एक्चुअली इसकी जो नींव 2005 में लास्ट में स्टार्ट होती, 2006 मुख्य रूप से मानते हैं, लेकिन ये समझौता फाइनली जो होता है वो कब होता है? 2008 में होता है। अब देखिएगा कि आपकी जो समझौता है इसे 1-2-3 समझौता भी कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कई बार एग्जाम में, 1-2-3 समझौता है, उसका संबंध किससे है? भारत और अमेरिका से है, ठीक है ना। ये समझौता किससे संबंधित है? असैन्य परमाणु समझौते से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे एक संविधान संशोधन है, 95वां संविधान संशोधन 2009। ये जो 95वां संविधान संशोधन 2009 है, आपके इसके द्वारा क्या किया जाता है? हमारे जो लोकसभा और विधान सभाओं में जो आपके आरक्षण है, और किसका आरक्षण है? एससी व एसटी का आरक्षण। लोकसभा व विधानसभा में एससी और एसटी का जो आरक्षण है उसको आपके 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, यानी 25 जनवरी 2020 तक के लिए इसे बढ़ा दिया
जाता है। और प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद प्रभावित होते हैं। तो देखिएगा, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, 332, 33 और 34, ये कुछ अनुच्छेद हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। अब देखिए, इसके बारे में हम और विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम संविधान संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे, हमारी संसद उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं, इन्हीं के समय 2009 में, कभी 2009 में RTE एक्ट 2009 पारित किया गया। देखिएगा, RT एक्ट, राइट टू एजुकेशन, हमारे 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। ये जो अधिकार दिया गया बच्चों को, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दिया गया। और ये जो 86वां संविधान संशोधन 2002 है, ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, लेकिन आपके ये लागू नहीं हो पाया था। लागू इसे किया गया RT एक्ट 2009 के द्वारा। ये RT एक्ट 2009 जो है वो संसद में पारित जो किया जाता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय किया जाता है। और ये जो एक्ट है इसे लागू किया जाता है, और वो कब किया जाता है, 1 अप्रैल 2010 को इसे संपूर्ण देश में क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। हाँ, राज्यों को कुछ सहूलियत दी जाती है कि वो आपके लगभग 1 वर्ष के भीतर इसे लागू करने का प्रयास करें। राजस्थान में जो लागू होता है वो 1 अप्रैल 2011 से लागू होता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि मनमोहन सिंह के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। तो इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, कौन सी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। और देखिएगा, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, संजय बारू हैं। कौन है इस पुस्तक के लेखक, संजय बारू हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या, अचानक से बनाए गए प्राइम मिनिस्टर। देखिएगा, ये प्रधानमंत्री पद के कोई दावेदार नहीं थे। आपके सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा चुनाव लड़ा जाता है 2004 में, और आपके सोनिया गांधी हैं वो अचानक से PM के लिए जो पद का नाम सामने रखती हैं वो किसका रखती हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। इसके बाद में द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, ये क्या कर पाए और क्या नहीं कर पाए, इसी को लेकर एक पुस्तक लिखी गई है जिसके लेखक कौन है, संजय बारू हैं। तो हमने बात की है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। इसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट जो PM हैं उनकी बात करें तो वो हैं कौन है, 14वें नंबर के हमारे PM हैं और वह है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब इनका जो कार्यकाल है वो देखिएगा, पहला कार्यकाल है 26 मई 2014 से 2019 तक। दूसरा जो इनका कार्यकाल है
वो है 30 मई 2019 से लगातार या अब तक। अब देखिएगा हमने तिथि क्यों लिखी है, क्योंकि वर्तमान पीएम है, इसलिए पूछा जा सकता है कई बार कि नरेंद्र मोदी जो है उनका पहला कार्यकाल कब से स्टार्ट है, 26 मई 2014 से है। दूसरा कार्यकाल है वो स्टार्ट 30 मई 2019 से। ये इनके शपथ लेने की तिथि भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं इनके समय की। तो देखिएगा पहली बात तो कि स्वतंत्र भारत में जन्मे, स्वतंत्र भारत में जन्मे ये हमारे देश के क्या हैं, प्रथम पीएम। स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के प्रथम जो पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी। मतलब इससे पहले जितने भी पीएम बने हैं उनका जन्म 1947 से पहले का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो देखिएगा इनका जो जन्म है वो हुआ 17 सितंबर 1950 को। 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म है वो होता कहाँ पे है, गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य के आपके मेहसाणा जिला है, मेहसाणा जिले के वडनगर कस्बे में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के वडनगर कस्बे में इनका जन्म हुआ। कब हुआ, 17 सितंबर 1950 को हुआ था। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट कि पहली बार इन्होंने आपके लोकसभा का चुनाव लड़ा। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा कब, 2014 में। और आपके कितनी जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो इन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा। कितनी जगह से चुनाव लड़ा, 2 जगह से चुनाव लड़ा था। कहाँ कहाँ से लड़ा था, एक तो गुजरात के बड़ोदरा से चुनाव लड़ा और एक यूपी के वाराणसी से चुनाव लड़ा था। और दोनों जगह से चुनाव जीते थे, आपको पता होगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि एक व्यक्ति जो है वो आपके 2 सदनों या आपके 2 सीटों पर एक साथ है वो सदस्य नहीं रह सकता, इसलिए इन्हें एक सीट से त्यागपत्र देना पड़ा। और वो कौन सी सीट से, गुजरात की बड़ोदरा सीट से इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। तो पहले कार्यकाल में ये वाराणसी से सांसद रहे और दूसरा जो कार्यकाल है उसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ा वो केवल एक जगह से लड़ा, वाराणसी से। इसलिए ये वर्तमान में भी आपके कहाँ से सांसद हैं, वाराणसी से सांसद हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके बाद देखिएगा कि 2014 में इन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था और इसी के साथ ही देश के क्या बन गए थे, पहली बार पीएम भी बन गए थे। और ये तो 2014 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ये कौन सी लोकसभा का था, 16वीं लोकसभा का था। इस चीज को भी ध्यान रखना। और वर्तमान में हमारे देश में कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं आपके देश के पूर्ण बहुमत, देश के पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाले जो बीजेपी पार्टी है उसके क्या हैं, प्रथम पीएम हैं। या हम यो कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता जो पार्टी है, उसको पहली बार देश में पूर्ण जो बहुमत मिला वो किसके नेतृत्व में मिला था, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला था। ठीक है, कौन सी लोकसभा चुनाव में, 2014 में हुए 16वीं लोकसभा चुनाव में। और इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीट प्राप्त हुई थी। देखिए बीजेपी की पहली बार जो सरकार बनी थी वो 1996 में बनी, उसके बाद में 98 में बनी दूसरी बार, तीसरी बार जो बनी वो आपके 1999 में बनी। लेकिन कभी भी इस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त
नहीं हुआ था। पहली बार जो पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ वो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। और हमारे 17वीं लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को क्या हुआ है, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। और आज तक की बीजेपी को जो सर्वाधिक सीट मिली है ना, वो 17वीं लोकसभा चुनाव में मिली है। इसका भी आपको साथ में ध्यान रखना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाले ये देश के आपके कौन से लगातार जो पीएम बने हैं 2 बार, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो देश में आज तक के 2 बार पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाले ये कौन से पीएम हैं? तो देखिएगा, पूर्ण बहुमत प्राप्त करके देश में लगातार 2 बार बनने वाले पहले जो पीएम हैं उनकी हम बात करें तो वो कौन से, इतने में आप कमेंट बॉक्स में जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा उसका भी आप जवाब दें। तो पूर्ण बहुमत प्राप्त करके लगातार 2 बार पहले जो पीएम बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे जो बने इंदिरा गांधी। इसके बाद में तीसरे जो बने वो कौन बने, वो हैं नरेंद्र मोदी। तो ये भी आप ध्यान रखना कि लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत प्राप्त करके बनने वाले कौन से हैं, ये तीसरे पीएम। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि लगातार 2 बार बनने वाले ये देश के कौन से पीएम हैं? तो लगातार 2 बार बनने वाले देश के ये 5वें पीएम है। कौन से पीएम है? 5वें पीएम है। पहला कौन? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे इंदिरा गांधी, तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी, चौथे डॉक्टर मनमोहन सिंह और 5वें जो हैं वो नरेंद्र मोदी। इसके बाद में कुछ और घटनाएं हैं उनकी भी हम बात करते हैं। तो कार्यकाल वाला है वो हम लिख चुके हैं, पहले इसको उठा देते हैं। अब देखिएगा, हम बात करते हैं कि इनका पहला जो शपथ ग्रहण समारोह है वो 26 मई 2014 को हुआ था। और उसके अंदर आपके जो सार्क देश हैं या दक्षेश, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित किया गया था। तो सार्क जो है उसकी स्थापना 1985 में होती है, हम बात कर चुके हैं पीछे। और वर्तमान में इसमें जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 8 हैं। तो सार्क देशों के 7 राष्ट्राध्यक्षों को आपके इसमें आमंत्रित किया था, किसमें? पहले शपथ ग्रहण समारोह में। इसके बाद में बात करते हैं कि इनका जो दूसरा शपथ ग्रहण समारोह है उसमें बिम्स्टेक जो संगठन है उसके आपके राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जो देश के पीएम है उनका पहला जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें आपके कौन से संगठन के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था? सार्क देशों के। दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनके पहले कार्यकाल की जो प्रथम विदेश यात्रा, पहले कार्यकाल की प्रथम विदेश यात्रा कौन से देश की? भूटान। कौन से देश की? भूटान की। इसके बाद में बात करते हैं कि इनका जो दूसरा कार्यकाल है, कौन सा? दूसरा कार्यकाल। दूसरा जो कार्यकाल है उसकी प्रथम जो विदेश यात्रा वो कौन से देश की? मालदीव की। तो प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि आपके देश में ऐसा कौन सा पीएम जिसने सर्वाधिक विदेश यात्राएं की हैं? सबको पता है, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और आपके प्रथम कार्यकाल की प्रथम विदेश यात्रा भूटान और दूसरे कार्यकाल की आपके प्रथम विदेश यात्रा
वो मालदीव की है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी का पीएम के रूप में आज तक कौन सा सर्वाधिक कार्यकाल है। तो उसकी हम बात करें, पहले भी हमारी चर्चा हो चुकी है। तो देश में पीएम के रूप में इनका क्या है, आज तक चौथा सर्वाधिक कार्यकाल। पहला सर्वाधिक कार्यकाल किसका, नेहरू जी का, दूसरा है इंदिरा गांधी का, तीसरा जो है वो किसका है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और चौथा इनका, और पांचवे की हम बात कर चुके हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे देश में बीजेपी जो पार्टी है उसकी कितनी बार सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी की देश में आज तक कितनी बार सरकार बनी है। तो देखिएगा सरकार बनी है वो कितनी बार बनी है, 5 बार बनी है। तो 3 बार तो जो बनी वो किसके नेतृत्व में बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी, और 2 बार जो बनी है वो किसके नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। कुछ और घटनाएं इनके समय की उनकी भी हम बात करते हैं। देखिएगा हमने पूर्व में बात की थी कि एक पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी पूर्व की ओर देखो की नीति। ये जो नीति अपनाई गई थी वो पीवी नरसिम्हा राव के समय 1994 में अपनाई गई थी। इसी पॉलिसी का नाम इनके द्वारा परिवर्तित किया गया, और वो क्या किया गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया। यानी जापान व आसियान देशों के साथ संबंधों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया था। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम परिवर्तित करने वाले जो पीएमओ कौन है, नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा बात है 15 अगस्त 2014 की। 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर आपके राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद जनता को जब इन्होंने संबोधित किया तो उसी दरमियान इन्होंने क्या कहा था कि योजना आयोग जो है, क्या योजना आयोग, इसका नाम क्या किया जाएगा, आपके नीति आयोग। तो योजना आयोग के स्थान पर ही आपके क्या आया है, नीति आयोग आया है। अब नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई, 1 जनवरी 2015 को हुई है। तो ये भी ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को हुई। अब देखिएगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, हमारे पीएम जो हैं वो पदेन इसके अध्यक्ष होते थे। अब नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, वर्तमान में पीएम ही होता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं कि पदेन अध्यक्ष की हमारी थोड़ी सी चर्चा हुई, तो हमने बात की थी अंतर्राज्यीय परिषद की, जिसका गठन है वो 25 मई 1990 को हुआ था, सरकारीय आयोग की सिफारिश पर हुआ था। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भी कौन होता है, पीएम ही होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता परिषद जो है उसका पदेन अध्यक्ष वो भी कौन होता है, हमारे पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके इनके समय की घटना है विमुद्रीकरण। कौन सी घटना है, विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण जो है इसका मतलब क्या है कि हमारे जो 500 और 1000 के नोट जो आपके थे उनको आम प्रचलन से क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था, यानी इन्हें एक प्रकार से बैन कर दिया गया था। इसी को हम बोलते हैं नोटबंदी। क्या बोलते हैं, नोट। तो इसकी जो घोषणा हुई थी वो आपके हुई थी 8 नवंबर 2016 को हुई थी, और विमुद्रीकरण लागू जो हुआ था
वो 9 नवंबर को हुआ था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं, इनके समय हमारे कुछ प्रमुख संविधान संशोधन हुए। क्या हुए हैं? प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रमुख संविधान संशोधन है। विस्तृत चर्चा जो है वो संविधान संशोधनों के साथ में हम करेंगे। तो देखिएगा, पहला जो इनके समय का संविधान संशोधन है वो 99वां संविधान संशोधन 2014 है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, आपके जो हमारे न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसके संदर्भ में एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, जिसे हम बोलते हैं एनजेक, एनजेसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अवैध भी घोषित कर दिया। इसके बाद में 100वां जो संविधान संशोधन है वो किया गया। इस 100वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि हमारे जो बांग्लादेश है उसके साथ में आपके बस्तियों ने एनक्लेव का आदान प्रदान किया गया था। इसके बाद में 101वां जो संविधान संशोधन है वो हमारे जीएसटी से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। इसके बाद में 102वां जो संविधान संशोधन है वो ओबीसी जो आपके आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें कि आपके जो और जो संविधान संशोधन हुए हैं वो अभी हमारे चल रहे हैं, उनकी विस्तृत चर्चा है वो हम आगे वाली क्लास में करते हैं।